हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बॉन्ड विद बासित। आज हम चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे, जो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड होता है। आज का हमारा जो पहला ऑब्जेक्टिव है वो एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर्स के बीच में जो मेजर डिफरेंसेस हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। दैट इज़ दी 2.1। तो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद दी एलिमेंट्स। एलिमेंट्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि प्योर फॉर्म में होते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स आर दी प्योर सब्सटेंसेस। इनको हम कंसिडर करते हैं, they are the pure substances made up of only one type of the atoms. So we will write made up of only one type of atoms. एक ही तरह के एटम्स के बने हुए जो भी सब्सटेंसेस होते हैं उनको हम लोग एलिमेंट्स कहते हैं। वन टाइप ऑफ एटम्स। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन हो गई कि एलिमेंट आर दी प्योर सब्सटेंसेस, प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ एटम। एक ही तरह का एटम उसमें मौजूद होता है तो उसको हम एलिमेंट कहते हैं। लाइक ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन गैस में जो भी सारे एटम्स होते हैं वो ऑक्सीजन के होते हैं, किसी और एलिमेंट के नहीं हो सकते। सोडियम मेटल की अगर हम बात करें तो सोडियम मेटल में सारे के सारे जो एटम्स होंगे वो सोडियम के होंगे, किसी और एलिमेंट के उसमें एग्जिस्ट नहीं कर सकते। एंड द सेकंड थिंग इज द कंपोजिशन ऑफ द एलिमेंट्स। इफ वी टॉक अबाउट द कंपोजिशन ऑफ द एलिमेंट्स, तो एलिमेंट्स को हम लोग, इट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपलर सब्सटेंसेस। आप किसी भी तरह का केमिकल रिएक्शन करके इसको ब्रेक नहीं कर सकते हैं। तो कान बी ब्रोकन डाउन, can't be broken down into simpler substances, into simpler substances by chemical means। कोई भी केमिकल रिएक्शन करवा के हम इनको ब्रेक नहीं कर सकते हैं। जो एलिमेंट होगा वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, उसको मज़ीद आप लोग जो है वो उसको ब्रेक नहीं कर सकते। कान बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय केमिकल रिएक्शन। उसके बाद जो इसका कॉन्सेप्ट आता है वो हम इनके जो है प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी बता सकते हैं कि हर एक एलिमेंट की अपनी एक यूनिक जो है वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये सारे के सारे जो हैं वो दे हैव दी यूनिक प्रॉपर्टीज़, फिजिकल एंड केमिकल एज वेल। दोनों प्रॉपर्टीज़ इनकी अपनी होती हैं। एलिमेंट की अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनसे जो भी एलिमेंट है वो पहचाना जाता है, उनकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो होती है। तो ये एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ हैं जो अभी हमने डिस्कस की हैं। एलिमेंट्स की डेफिनेशन हमने डिस्कस की, प्योर सब्सटेंस है, मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ द एटम है। उसके बाद ये यूनिक इसकी जो है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी। उसके बाद इसको हम लोग ब्रेक नहीं कर सकते किसी भी सिंपलर सब्सटेंसेस में। So the third property is the unique physical and chemical properties. Physical and chemical properties. अच्छा जी, अगर हम कंपाउंड्स की बात करते हैं तो कंपाउंड्स आर सिंपली कॉल्ड एज द प्योर सब्सटेंसेस। जैसे एलिमेंट प्योर सब्सटेंस थे तो कंपाउंड्स को भी हम लोग प्योर सब्सटेंस तस्वर करते हैं। ठीक है, मानते हैं बल्कि। तो दे आर दी प्योर सब्सटेंसेस, प्योर सब्सटेंस। लेकिन क्या डिफरेंस है एलिमेंट और कंपाउंड में? एलिमेंट आपका एक ही तरह के एटम्स का बना हुआ होता है, प्योर सब्सटेंस होता है। कंपाउंड भी प्योर सब्सटेंस होता है, लेकिन इट इज़ मेड अप ऑफ टू और मोर देन टू एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड टुगेदर। ठीक है, प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ टू और मोर देन टू एलिमेंट्स, टू और मोर देन टू एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड टुगेदर। केमिकली कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स्ड रेशो। ये इसका डिफरेंस है, बेसिक सिंपल। ठीक है, एलिमेंट और कंपाउंड की सिमिलरिटी क्या है? दोनों प्योर सब्सटेंसेज हैं, इम्प्योर नहीं है। उसके अलावा दोनों आपके पास जो डिफरेंस इसमें मेन है वो ये है कि एलिमेंट आपका सेम ही एक तरह के एटम का बना हुआ होता है, जबकि कंपाउंड जो है वो डिफरेंट एटम्स का बना हुआ होता है। अगर आप कंपोजिशन को रिकॉल करें तो एलिमेंट की कंपोजिशन हमने क्या डिस्कस की? कान बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय केमिकल रिएक्शन, बट
कंपाउंड्स को आप ब्रेक कर सकते हैं। कंपाउंड जिन एलिमेंट से बनता है उन्हीं एलिमेंट्स में आप उसको वापसी जो है वो ब्रेक कर सकते हैं। तो कैन ओनली बी सेपरेटेड, इट कैन बी सेपरेटेड, कैन ओनली बी सेपरेटेड ठीक है, इसको आप सेपरेट कर सकते हैं, जिन भी एलिमेंट से बना हुआ है उसको आप सेपरेट कर सकते हैं। सेपरेटेड इन एलिमेंट्स बाय केमिकल प्रोसेस, थर्मली डिकम्पोज करके हम किसी भी कंपाउंड को ब्रेक कर सकते हैं। उसके बाद उसी उन्हीं एलिमेंट्स में ये ब्रेक हो जाएगा जिन एलिमेंट से वो बना हुआ था बेसिकली। ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं एलिमेंट से। फॉर एग्जांपल सोडियम एक मेटल है और क्लोरीन एक नॉन मेटल है, लेकिन सोडियम क्लोराइड जब मिलते हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल इनके इंडिविजुअल एलिमेंट से डिफरेंट होती हैं। तो देयर प्रॉपर्टीज़ आर डिफरेंट, फिजिकल और केमिकल दोनों प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। देयर प्रॉपर्टीज़ आर डिफरेंट ऑफ दैट ऑफ द एलिमेंट्स। ठीक है, फ्रॉम द एलिमेंट्स दैट फॉर्म देम। ये हो गया कंपाउंड का डिस्क्रिप्शन के कंपाउंड आपके पास जो है वो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं जो कि दो या दो से ज़्यादा आइटम से जुड़े हुए होते हैं। अब आते हैं हम लोग मिक्सचर्स के डिस्कशन पे कि मिक्सचर्स क्या होते हैं। तो सिंपली अगर हम मिक्सचर्स को डिफाइन करें, मिक्सचर्स आर अ सॉर्ट ऑफ द इम्प्योर सब्सटेंसेस। ये जो होते हैं सब्सटेंस दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स को कंबाइन करने से मिलते हैं, लेकिन वो कॉम्बिनेशन आपका जो केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं होता, दैट इज सॉर्ट ऑफ द फिजिकली mixing the substances together. So when two or more than two elements or compounds are physically combined together, mixed together, when two or more than two एलिमेंट्स भी हो सकते हैं और कंपाउंड्स भी हो सकते हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स आर मिक्स्ड टुगेदर। ये जो मिक्सिंग हो रही है फिजिकली मिक्स टुगेदर, आर फिजिकली मिक्स टुगेदर उनको हम मिक्सचर्स कहते हैं। ठीक है, तो ये जो आपके पास मिक्सचर्स होते हैं ये क्या होते हैं, मिक्सचर्स आर द सब्सटेंसेस व्हेन टू और मोर देन टू एलिमेंट्स और कंपाउंड्स आर फिजिकली मिक्स टुगेदर, इसको हम मिक्सचर कह सकते हैं। अब ये जो कंपोजिशन होती है इसमें आप किसी भी रेशो से उनको बना सकते हैं। नॉर्मली ये लाजमी बात नहीं है कि उनका जो रेशो होना चाहिए वो फिक्स्ड प्रोपोर्शन होना चाहिए। लाइक अगर हमने बात की इसमें कंपाउंड्स में, इसमें फिक्स रेशो में जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो कंबाइंड होते हैं। मिक्सचर्स में ऐसा नहीं होता, कंपोनेंट्स कैन बी प्रेजेंट इन एनी टाइप ऑफ द रेशो, वो कोई फिक्स रेशो इनका नहीं होता। ठीक है, तो कंपोनेंट्स कैन बी प्रेजेंट इन एनी रेशो, कंपोनेंट्स कैन बी प्रेजेंट इन एनी रेशो, ये कॉन्सेप्ट होता है। उसके बाद अगर हम इसको सेपरेशन की बात करें तो मिक्सचर्स कैन बी सेपरेटेड बाय डिफरेंट प्रोसीजर्स, दे कैन बी सेपरेटेड। ठीक है, लेकिन इनके जो प्रोसीजर्स हैं, जो मेथड्स हैं, वो फिजिकल मेथड्स कहलाते हैं, बाय फिजिकल मेथड्स। और वो हमारे CIs के सिलेबस में भी मेंशन है। लाइक अगर हम बात करते हैं फिल्ट्रेशन की, डिस्टिलेशन, दे आर दी एग्जांपल्स ऑफ द फिजिकल मेथड। फिल्ट्रेशन, डिस्टिलेशन, जिसमें कोई भी केमिकल रिएक्शन ना हो रहा हो, तो इनको हम यहाँ पर फिजिकल मेथड्स के लेते हैं। डिस्टिलेशन हो गया, एवापोरेशन हो गया, ये सारे के सारे जो एग्जांपल्स हैं ये आपके पास सेपरेशन मेथड्स हैं। तो अगर हम इसको सम अप करें तो सबसे पहले एलिमेंट्स की हमने बात की। एलिमेंट्स आर दी मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ द एटम्स, कान बी ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपलर सब्सटेंसेस बाय केमिकल रिएक्शन। और इनके यूनिक फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है जो इन्हीं को ही सिर्फ और सिर्फ बिलोंग करती हैं।
कंपाउंड्स की अगर हम बात करें, कंपाउंड्स भी आपके पास प्योर सब्सटेंसेस होते हैं जो कि दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स को केमिकली कंबाइन टुगेदर होकर बनते हैं फिक्स रेशो में. Combined compounds can only be separated in elements by chemical process. Chemical process के थ्रू इसको सेपरेट कर सकते हैं. एलिमेंट को ब्रेक नहीं कर सकते, कंपाउंड को ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन केमिकल प्रोसेस के थ्रू हम इसको सेपरेट कर सकते हैं. कि मिक्सचर्स को हम सेपरेट करते हैं बाय द फिजिकल मेथड्स. जैसे हमने बात की फिल्ट्रेशन, डिस्टिलेशन और एवापोरेशन, ये इनके फिजिकल मेथड्स कहलाते हैं जिनके साथ आप इनको जो है वो सेपरेट कर सकते हैं. ठीक हो गया जी. तो पहला ऑब्जेक्टिव आपका ये थे, जो एलिमेंट्स हैं, कंपाउंड्स हैं और जो आपके पास मिक्सचर्स हैं, इनके बीच में जो डिफरेंसेस हैं उनको बेसिकली डिस्कस करना है. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स दी सेकंड ऑब्जेक्टिव, जो कि हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर और पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड है. तो दी सेकंड ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस चैप्टर इज 2.2 एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड द पीरियोडिक टेबल. इस टॉपिक में हम लोग क्या करेंगे कि जो भी आपके पास एटॉमिक स्ट्रक्चर से चीज़ें रिलेटेड हैं और पीरियोडिक टेबल से चीज़ें जुड़ी हुई हैं वो हम डिस्कस करेंगे. ठीक है. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं. एटॉमिक स्ट्रक्चर की जब भी हम बात करते हैं तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में एटम का कॉन्सेप्ट आता है. एटम के फंडामेंटल जो पार्टिकल्स होते हैं वो तीन होते हैं. तो एटम इज़ द टाइनीस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर विच कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर. और इसके तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स जो होते हैं हम डिस्कस करते हैं. फंडामेंटल पार्टिकल्स, तीन पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर ये डिपेंड करता है. एक पार्टिकल आपके पास जो है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन. ठीक है. दूसरा आपके पास जो पार्टिकल है दैट इज़ कॉल्ड एज प्रोटॉन. और जो थर्ड हमारा पार्टिकल है दैट इज़ द न्यूट्रॉन. तो ये तीन पार्टिकल्स हैं जिनको हम डिस्कस करते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं इनके चार्जेस की. तो इलेक्ट्रॉन इज़ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, proton is positively charged particle, whereas neutron is neutral, so it has no any charge. न्यूट्रॉन आपके पास न्यूट्रल कंसीडर किया जाएगा, इस पर कोई भी जो चार्ज है वो नहीं होगी. उसके बाद अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो मास होता है, सबसे पहले प्रोटॉन की बात करते हैं. प्रोटॉन का जो मास होगा वो दैट इज़ रिलेटिव मास की अगर हम बात करें दैट इज़ 1. न्यूट्रॉन का भी मास है ये 1 है. ये इनके एग्जैक्ट मासेस की हम बात नहीं कर रहे, ये रिलेटिव मासेस हैं, हम इनको आपस में कंपेयर कर रहे हैं. तो फॉर एग्जांपल प्रोटॉन का जितना भी मास होगा न्यूट्रॉन का भी उतना ही होगा. सो दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग इट 1 and 1 फॉर न्यूट्रॉन. सो दैट इज़ द रिलेटिव एटॉमिक मास. अच्छा जी. जो इलेक्ट्रॉन होता है ये बिल्कुल लाइटेस्ट पार्टिकल होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से. कितना लाइटेस्ट होता है? इट इज़ 1800, almost 1836 times it is smallest than the mass of the proton and neutron. तो जो प्रोटॉन का मास होगा उससे जो इलेक्ट्रॉन होगा दैट इज़ 1836 टाइम लाइटेस्ट पार्टिकल. तो आप समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कितना लाइटेस्ट पार्टिकल है एटॉमिक स्ट्रक्चर में. जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं दे आर प्लेस्ड इन द न्यूक्लियस. कोई इनमें मूवमेंट नहीं होती है, इनकी जो पोजीशन होती है वो न्यूक्लियस होती है. ठीक है. उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली रिवॉल्व करता है, रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस. इन ऑर्बिट्स, ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करता रहता है कंटिन्यूसली इलेक्ट्रॉन अपने सराउंडिंग में, न्यूक्लियस के साथ, न्यूक्लियस के सराउंडिंग में ऑर्बिट्स में ये कंटिन्यूसली रिवॉल्व करता रहता है. अब आते हैं हम लोग फंडामेंटल पार्टिकल्स को तो डिस्कस कर लिया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की भी हमने बात कर ली. अब आते हैं ज़रा सा हम पीरियोडिक टेबल की तरफ. जब हम पीरियोडिक टेबल की तरफ चलेंगे तो आपको हर एलिमेंट के साथ दो नंबर्स दिखाई देंगे. ठीक है. एक एलिमेंट आपके पास जो होता है दैट इज़ कॉल्ड एज द एटॉमिक नंबर, जिसको हम प्रोटॉन नंबर कहते हैं. सो प्रोटॉन नंबर, देयर इज़ वन नंबर दैट इज़ कॉल्ड एज प्रोटॉन नंबर. प्रोटॉन नंबर का मतलब यही होता है, इसको हम एटॉमिक नंबर भी कहते हैं. दूसरे इसकी जो एक और नेम है दैट इज़ कॉल्ड एज एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर का मतलब ये होता है, ये जो प्रोटॉन नंबर होता है या एटॉमिक नंबर होता है, इट शोज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एनी एटम. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. ठीक है. आप इससे नेम से समझ जाएं, प्रोटॉन नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को शो करना. ठीक है.
तो कोई भी एलिमेंट आपका जो पीरियोडिक टेबल में होता है वो प्रोटॉन नंबर उनके साथ लाजमी लिखा हुआ होता है, और ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को शो करता है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ हम ऐड करते चलते हैं कि किसी भी न्यूट्रल एटम में, इन एनी न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल एटम का मतलब है जिसके ऊपर चार्ज ना हो, ना पॉजिटिव चार्ज हो ना नेगेटिव चार्ज हो, उनको हम न्यूट्रल एटम कहते हैं। एटम के ऊपर पॉसिबल है कि चार्जेस भी हो सकती हैं, लाइक इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस ओवर द एटम्स। So in any neutral atom, the number of protons is equal to the number of neutrons. Sorry, number of protons is equals to number of electrons. ये न्यूट्रल एटम की हम कंडीशन डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। इसको हम मज़ीद आगे डिस्कस करते हैं। एक और नंबर होता है एटम के साथ जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियॉन नंबर। न्यूक्लियॉन नंबर को एटॉमिक मास भी कहा जाता है। न्यूक्लियॉन नंबर, न्यूक्लियॉन नंबर कह लें या फिर आप इसको जो है वो एटॉमिक मास भी कह सकते हैं। अच्छा, न्यूक्लियॉन नंबर का मतलब ये होता है कि ये आपको सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड दी न्यूट्रॉन्स शो करता है। किसी भी एटम में जितने प्रोटॉन्स हैं और जितने न्यूट्रॉन्स हैं उन दोनों को सम कर लें, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इन दोनों को आप सम कर लेंगे तो आपको न्यूक्लियॉन नंबर पता चल जाएगा। अच्छा, जो स्मॉलर नंबर होता है वो प्रोटॉन नंबर होता है, ये बात याद रखिएगा। स्मॉलर नंबर इज ऑलवेज दी प्रोटॉन नंबर। स्मॉलर नंबर इज प्रोटॉन नंबर। जो दो नंबर्स होंगे आपके पास पीरियोडिक टेबल में, उसमें स्मॉलर नंबर जो आपके पास होगा दैट इज कॉल्ड एज द प्रोटॉन नंबर। प्रोटॉन नंबर क्या शो करता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को शो करता है। न्यूक्लियॉन नंबर या एटॉमिक मास क्या शो करता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के सम को शो करता है। न्यूट्रल एटम में जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये इनकी कंडीशन है न्यूट्रल एटम के लिए। अब इसको हम लोग जो है वो यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल हम अगर पीरियोडिक टेबल की बात करें तो पीरियोडिक टेबल में हम सारे के सारे एलिमेंट्स को यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। लाइक अगर हम इसको, जी, अब आप इस पीरियोडिक टेबल में देख सकते हैं, पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल में आपको की मिली हुई है कि एटॉमिक सिंबल सेंटर पे लिखा हुआ है, उसके बाद जो ऊपर वाला नंबर है दैट इज़ दी एटॉमिक नंबर, और नीचे वाला नंबर क्या है? रिलेटिव एटॉमिक मास है, जिसको न्यूक्लियर नंबर या एटॉमिक मास हम लोग कहते हैं। लेट सपोज अगर हम लिथियम की बात करते हैं तो लिथियम के पास 3 इज़ दी एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन नंबर। तो इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। लिथियम की अगर हम बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इसके पास 3 होंगे, जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होंगे, लाइक 3 प्रोटॉन होंगे। और अगर न्यूट्रॉन्स की बात करेंगे तो आप क्या करेंगे? न्यूक्लियॉन नंबर से एटॉमिक नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 7 माइनस 3 करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि इसके पास 3 न्यूट्रॉन्स हैं, सॉरी 4 न्यूट्रॉन्स आएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का पता आपको एटॉमिक नंबर से चलेगा, और न्यूट्रॉन्स का पता आपको न्यूक्लियॉन नंबर या एटॉमिक मास से। आप जब एटॉमिक नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तब आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का पता चलेगा। चलें, लेट्स डिस्कस इन दिस वे। लाइक अगर हम हीलियम की बात करते हैं, हीलियम का एटॉमिक नंबर जो है वो 4 है। तो हीलियम के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो 4 होंगे, प्रोटॉन भी 4 होंगे। लेकिन अगर हम न्यूट्रॉन्स की बात करेंगे तो न्यूट्रॉन्स कैसे निकालेंगे? 4 माइनस 9, मतलब 9 माइनस 4 करेंगे आप, मास में से नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि कितने इसके जो है वो न्यूट्रॉन्स आ रहे हैं। तो मास इसका 9 है और जो एटॉमिक नंबर है वो 4 है, तो आपको पता चलेगा कि इसके 5 जो है वो न्यूट्रॉन्स हैं। आप किसी भी एलिमेंट के ऊपर ये अप्लाई कर सकते हैं। लाइक अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम में 11 जो है वो एटॉमिक नंबर है। इसका मतलब है सोडियम के पास 11 प्रोटॉन्स हैं, और जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे न्यूट्रल एटम में। पूरी पीरियोडिक टेबल में सारे एटम्स जो हैं वो न्यूट्रल हैं। तो यहाँ पर 11 प्रोटॉन्स हैं, 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जब न्यूट्रॉन्स की बात करें तो वो क्या होगा? 23 माइनस 11, तो ये आपके पास आ जाएंगे 12 न्यूट्रॉन्स इसके आ जाएंगे। तो ये तीनों के तीनों हमने पार्टिकल्स डिस्कस किए कि पार्टिकल्स कितने किस में किस तरह से आ रहे हैं। ठीक हो गया जी। ये पीरियोडिक टेबल में इस तरह से हम इसको यूज़ करेंगे। अच्छा, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अभी हमने क्या क्या डिस्कस किया? हमने कॉन्सेप्ट ऑफ द नंबर्स डिस्कस किया कि न्यूक्लियर नंबर, प्रोटॉन नंबर और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन एटम में क्या एग्जिस्ट, किस तरह से एग्जिस्ट करते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है कि शेल्स में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। फर्स्ट शेल में आपके पास मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, सेकेंड शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, थर्ड शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्सेप्ट होता है और उसके आगे इस तरह से 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं एलिमेंट्स में। थर्ड शेल की कैपेसिटी 18 इलेक्ट्रॉन्स की होती है वैसे अगर 2n² से देखा जाए, लेकिन इलेक्ट्रॉन एटॉमिक स्टेबिलिटी को कंसिडर करते हुए 8 इलेक्ट्रॉन्स ही ऑर्बिट में होते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि आप इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करें अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर्स एंड इन देयर रेस्पेक्टिव शेल्स एज वेल। लाइक अगर हम बात करते हैं, जैसे हीलियम की बात करते हैं, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, तो इसका मतलब है इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो 2 होंगे। अभी सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की हम मेंशन कर रहे हैं, ठीक है। तो जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर बनाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर में दिस इज़ द न्यूक्लियस ऑफ द हीलियम, और न्यूक्लियस के बाहर इसके पास जो फर्स्ट ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आएंगे। तो यहाँ पर जो आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दैट वुड बी लाइक इन दिस वे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 लिख देंगे आप यहाँ पर जस्ट। ये आपकी हो गई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हीलियम। आप इसी तरह से एक और एलिमेंट की बात करते हैं, ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो 8 होंगे। तो अगर हम इसका डायरेक्टली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, पहले शेल में आपके पास मैक्सिमम कितने आते हैं, 2। इसके पास 8 हैं, 8 में से पहले शेल में 2 आ गए, बाकी कितने बचे, 6 इलेक्ट्रॉन बचे, तो वो 6 इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑर्बिट में आ जाएंगे। इसी तरह से आप जो है वो कार्बन की मिसाल ले सकते हैं। इसका एटॉमिक नंबर 6 है, तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। पहले शेल में जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, दूसरे में जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो ये कॉन्फ़िगरेशन का इस तरह से कॉन्सेप्ट होता है। तो ये सारा का सारा आज से लेक्चर से रिलेटेड था। इसका जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जो कि रिलेटेड होगा आपके पास पर्टिकुलरली आइसोटोप से रिलेटेड। तो अगली डिस्कशन हमारी नेक्स्ट लेक्चर में होगी। थैंक यू एवरीवन।